जय हिंद प्रिय विद्यार्थियों। आज की जो हमारी सोइल साइंस की क्लासें हैं उसके अंदर दूसरी क्लास है। पहली क्लास हमने मृदा की परिभाषा और मृदा की ब्रांचें उनके बारे में अध्ययन किया था। आज हम पढ़ने वाले हैं मृदा अवयव। जो भी बच्चा कोई सोइल साइंस पढ़ना चाह रहा है और उसको मृदा अवयव की अगर जानकारी नहीं है तो वो सोइल साइंस के बेसिक कंसेप्ट कभी स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकता। चाहे आप एओ की तैयारी कर रहे हैं, डबल एओ की तैयारी कर रहे हैं, जेट की तैयारी कर रहे हैं, सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं, 12वीं क्लास में, आप 11वीं क्लास में हैं, चाहे आप कृषि विज्ञान के किसी भी पड़ाव पर हैं, किसी भी श्रेणी में आते हैं, आपको मृदा अवयव का बेसिक नॉलेज अच्छी तरह से होना चाहिए। इतना नॉलेज नहीं कि 45% खनिज होता है, ये नॉलेज तो जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए भी खनिज 45% होने के नुकसान और फायदे क्या हैं, ये हमें पता होना चाहिए। पहले में बात करते हैं मृदा अवयव क्या है। अगर हम मृदा अवयव की बात करें प्रिय विद्यार्थियों, तो अगर मैं किसी भी मृदा का एक सैंपल लूंगा और उस सैंपल को मैं मान लो मैंने एक मृदा का सैंपल लिया और उस सैंपल का जो एरिया है, वजन नहीं एरिया, वो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कितना है? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या क्या चीजें होंगी, वो उसका अवयव कहलाता है। अगर उसमें 100 सेंटीमीटर को मैं 100% मानूं तो उसमें दो चीजें होती है। एक तो होगा उसमें सॉलिड भाग, जिसे मैं पूरा ना बोलूं तो सॉलिड स्पेस कहूंगा, यानी ठोस भाग। एक तो उसमें होगा ठोस भाग, ठीक है, मैं सिर्फ ठोस लिख रहा हूं। और दूसरा उसमें होगा खाली भाग, जिसमें बोलूंगा पोर स्पेस, रंध्र, पोर स्पेस। हिंदी में मैं इसे बोलता हूं रंध्रावकाश। हिंदी में इसे क्या कहूंगा मैं? रंध्रावकाश। इसको मैं थोड़ा सा इसकी ठीक करता हूं, रंध्रावकाश। ठीक है। तो किसी भी मृदा का अगर मैं एक एरिया ले रहा हूं या पूरा एक सैंपल ले रहा हूं, सैंपल में दो चीज होगी, एक तो ठोस भाग होगा विद्यार्थियों, दूसरा क्या कौन सा भाग होगा? खाली भाग होगा, जिसे इंग्लिश में पोर स्पेस बोलते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं? रंध्रावकाश। अब देखो, अगर वो 100% है तो 100% में से 50% क्या है? ठोस भाग है, और 50% क्या है? रंध्रावकाश है। 50 ठोस और 50 क्या है? रंध्रावकाश। अब इस ये जो सॉलिड या ठोस भाग 50% है, इसको मैं दो भागों में क्लासिफाई करता हूं, इसको दो भागों में बांटता हूं। एक तो आते हैं इसमें खनिज, ठोस भाग में क्या आएगा आपका? खनिज, और खनिज का परसेंटेज कितना है? 45। दूसरा क्या आता है? कार्बनिक पदार्थ। दूसरा क्या आता है इसके अंदर? कार्बनिक पदार्थ, यानी ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर को मैं ओ और एम को शॉर्ट में लिख रहा हूं, ऑर्गेनिक मैटर। ये कितना होता है? ये होता है 5%। उसके बाद रंध्रावकाश के अंदर भी दो चीजें आती है। एक तो आपका क्या आता है? एक आपका आता है जल। जल कितना होता है? 25%। कितना होता है? 25%। वायु कितनी होती है? 25%। अब ये सबसे सोइल का सबसे बेसिक क्वेश्चन, सबसे बिल्कुल मतलब सबसे पुराना क्वेश्चन यही है कि खनिज कितने हैं, ऑर्गेनिक मैटर कितने हैं, जल कितने हैं, वायु कितनी है। लेकिन ये क्वेश्चन आना प्रिय विद्यार्थियों बंद हो गए। अब क्वेश्चन क्या आएगा? वो पूछ लेगा आइडियल सोइल का कंपोजिशन बताओ। सबसे पहले आपको एक किस सोइल का कंपोजिशन है, कैसा कंपोजिशन है, वो क्वेश्चन पूछ लेगा। खनिज क्या काम करते हैं, कार्बनिक पदार्थ क्या काम करते हैं, हम पूरा डिटेल में इसको अपने कंप्लीट करेंगे। देखो, सोइल कंपोजिशन ये जो हम पढ़ रहे हैं, मृदा अवयव जो पढ़ रहे हैं, ये हम किस मृदा के पढ़ रहे हैं? एक आइडियल सोइल के पढ़ रहे हैं। आइडियल सोइल का मीनिंग है ऐसी मृदा जिसमें आपका पौधे को आसानी से उगाया जा सके। अब आप बोला नहीं कि बतराइड जमीन, पर तो बतराइड जमीन में नहीं बिंगो आओ। बतराइड जमीन का मतलब है कि ऐसी जमीन जिसमें जल कितना होगा? 25% और वायु कितनी होगी? 25%, यानी ना तो पूरा पानी भरेड़ है ना जमा सूखी है। ऐसी मृदा जो है ना, उसका कंपोजिशन है ये, जो पौधे की वृद्धि के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। अब अपने एक एक के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं खनिज के बारे में। आपको पता होना चाहिए खनिज का रोल क्या है। अगर मैं बात करता हूं खनिज की, अगर मैं खनिज की बात करूं तो सबसे पहले तो बिल्कुल बेसिक बात, खनिज कितना है? 45%। कितना है प्रिय विद्यार्थियों? 45%। ये तो आपको पता ही है। अब अपने अगर आगे इसके बारे में बात करें कि ये जो खनिज होता है ना, जो ये हमने खनिज पढ़ रहे हैं, ये मिनरल जो है, ये खनिज या जो मिनरल है, ये मिनरल जो है, ये क्या करते हैं? आपने एक पढ़ा होगा कि जो हमारे पोषक तत्व हैं वो कितने पोषक तत्व हैं? 17 पोषक तत्व हैं। पौधे को कितने पोषक तत्व चाहिए?
17 नहीं पढ़ा तो आप ध्यान रखो, पौधे को 17 पोषक तत्व चाहिए। 17 में से 3 CH और O, ये 3 कहां से मिलते हैं? ये मिलते हैं CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और H2O यानी पानी से। उसके बाद आपके जो पोषक तत्व है, एक नाइट्रोजन को छोड़ दो, क्यों छोड़ रहे हैं उसकी मैं अभी आपको बताऊंगा। 17 में से 4 गए, पीछे बच गए 13 पोषक तत्व। जैसे उदाहरण के लिए 13 पोषक तत्व में एक आ गया आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बोरोन, इस प्रकार 17 पोषक तत्व हैं। ये जो पोषक तत्व है ये सारे के सारे किससे मिलेंगे? आपको खनिज से। कैसे? आपको अब पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि जो मृदा है वो किससे बनती है? चट्टानों से। मृदा का निर्माण किससे होता है? चट्टानों से मिलकर होता है। मृदा का निर्माण चट्टानों से मिलकर होता है। और ये जो चट्टाने हैं, ये जो चट्टाने हैं ये किससे मिलकर बनी होती है? खनिजों से मिलकर बनी होती है। और खनिजों से मिलकर बनी होती है तो खनिज किससे मिलकर बने होते हैं? तत्वों से मिलकर बने होते हैं। आपने 2 वैज्ञानिकों का नाम सुना होगा, नहीं सुना तो हम आने वाली क्लासों में पढ़ेंगे कि 2 वैज्ञानिक थे, आर्नोन और स्टाउट। आर्नोन और स्टाउट। स्टाउट, ये आर्नोन और स्टाउट 2 वैज्ञानिक थे ना, इन्होंने ये कहा था कि अगर कोई भी पौधा अपना जीवन चक्र पूरा करता है, जीवन चक्र का मतलब क्या होता है? अगर कोई पौधा बीज से बीज बना रहा है, सीड टू सीड, अगर ये काम कर रहा है, यानी इस अगर बीज से बीज बनाने तक की प्रक्रिया को पूरा कर रहा है, इसका मतलब वो अपना जीवन चक्र पूरा कर रहा है। अगर कोई पौधा अपना जीवन चक्र पूरा कर पा रहा है तो उसको ये 17 पोषक तत्व मिले हैं, ये बात कन्फर्म है। आपा खेत में कणक लगाई और कणक बाढ़ ली, आपा ना तो भी अंदर बोरोन गिरो, ना कैल्शियम गिरी, ना मैग्नीशियम गिरी, ना आयरन गिरो, ना निकल गिरो, ना आपा मोलिब्डेनम गिरो। और आर्नोन और स्टाउट कह रहे हैं कि अगर इनमें से एक भी नहीं मिला ना तो आपको बीज से बीज नहीं मिलेगा, यानी कणक से आपको गेहूं के बीज नहीं मिलेंगे। हो सकता है गेहूं आपको वहां से तूड़ी खूब मिल जाए लेकिन बीज कौन मिलेगा। इसका मतलब ये है कि हमारी मिट्टी में ये सारे हैं। आपा क्या गिरा खेती में? आपा सिर्फ गिरा यूरिया और डीएपी। मैक्सिमम हम 2 ही फर्टिलाइजर यूज करते हैं, यूरिया और डीएपी। यूरिया देता है नाइट्रोजन, यूरिया में कितना % नाइट्रोजन होता है ये आप मुझे कमेंट में बताओगे। डीएपी क्या देता है? फास्फोरस और नाइट्रोजन। फास्फोरस और नाइट्रोजन। डीएपी में कितना % नाइट्रोजन और फास्फोरस है ये आप मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। अब हम तो यूरिया और डीएपी 2 ही दे रहे हैं। अब यूरिया और डीएपी से सिर्फ क्या मिलेगा? नाइट्रोजन और फास्फोरस। आयरन कहां गया? मैग्नीशियम कहां गया? हमने ना तो आयरन दिया ना मैग्नीशियम दिया। उसके बावजूद हमारा पौधा बीज से बीज बना रहा है। इसका मतलब क्या है? हमारी जो ये मिट्टी है ना, मृदा, इस मृदा के अंदर ये सारे पोषक तत्व हैं, आयरन है, मैग्नीशियम है, और ये सारे पोषक तत्व कहां से आ रहे हैं? इन्हीं खनिजों से आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि मृदा का निर्माण किससे होता है? चट्टानों से। चट्टानें किससे बनती है? खनिजों से। और खनिज में क्या होते हैं? तत्व। और ये तत्व हमारे पौधे को चाहिए। तो हमारे पौधे के आवश्यक पोषक तत्व कहां से आते हैं? खनिजों से। अच्छा, अब अपने खनिजों के बाद अब खनिज जो है ना, ये खनिज अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। प्रिय विद्यार्थियों, जो 12वीं क्लास के जो बच्चे हैं या 11वीं क्लास के बच्चे, उनके खनिज इतना डिटेल में नहीं, उनको इतना ही पढ़ना है खनिज। हाँ, आपको मैं जब कोलाइड पढ़ाऊंगा तो वहां पर आपको मैं सेकेंडरी मिनरल जरूर पढ़ाऊंगा, यानी द्वितीय खनिज पढ़ाऊंगा, वो आपको वहां पे पढ़ने हैं। लेकिन जो एओ, डब्ल्यूओ या प्री पीजी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही एक हेडिक टॉपिक है, ये आपके सिर दर्द बनने वाला टॉपिक है। कैसे? खनिज के अंदर आप फाइलोसिलिकेट, सोरोसिलिकेट, आइनोसिलिकेट, ऑर्थोक्लेस, प्लेजियोक्लेस, इसमें कंफ्यूज हो जाते हो। तो ये 12वीं क्लास में तो है नहीं, तो मैं इस सीरीज में इसको कवर करने वाला नहीं हूं। अगर कोई भी ऐसा बच्चा जो हमसे जुड़ा हुआ एओडब्ल्यूओ की तैयारी कर रहा है या कोई बच्चा प्री पीजी की तैयारी कर रहा है जिसमें खनिज टॉपिक लगता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको खनिज टॉपिक अलग से पढ़ा दूंगा। 2 क्लासें होगी हमारी 40-40 घंटे की, उन 2 टॉपिक में हम खनिज पूरा कवर कर लेंगे, ठीक है। लेकिन 12वीं क्लास के सिलेबस में खनिज ज्यादा नहीं है, हम यहाँ पर 12वीं क्लास के अकॉर्डिंग पढ़ने वाले हैं। तो ये खनिज का हमारे यहाँ पर इतना ही पढ़ना है। उसके बाद खनिज के बाद अगला जो टॉपिक आता है वो कौन सा आता है? कार्बनिक पदार्थ। कौन सा आता है? कार्बनिक पदार्थ। अब ये जो कार्बनिक पदार्थ है ना, ये 12वीं क्लास के अंदर दूसरा जो चैप्टर है, उस दूसरे चैप्टर के अंदर कार्बनिक पदार्थ पूरा दिया हुआ है। यहां पर आपको मैं इसका थोड़ा सा बेसिक बता रहा हूं, जहां से प्रश्न आएगा इंपॉर्टेंट लगा लेना। कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कितनी है? 5%।
मैंने यहां पर बताया CHO जो है ना वो कहां से आएंगे, यहां से। बाकी 13 मिनरल कहां से आएंगे, यहां से। अब ये जो नाइट्रोजन बचा हुआ है ना, ये नाइट्रोजन कहां से आता है, कार्बनिक पदार्थ से। कार्बनिक पदार्थ का उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको, FYM गोबर की खाद, फार्म यार्ड मैन्योर, ये क्या है, कार्बनिक पदार्थ है। ठीक है, अब ये कार्बनिक पदार्थ हमारी भूमि के अंदर प्राकृतिक रूप से कितने हैं, भारत में 5%। इसीलिए भारत की भूमियों में, ये जो भारतीय भूमि है ना अपनी प्रिय भारत की जो भूमि है, इन भूमियों के अंदर, इन मृदाओं के अंदर किसकी कमी पाई जाती है, नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। बार बार आया हुआ प्रश्न है, रट्टा तो मारते हैं हम कि नाइट्रोजन की कमी है। क्यों कमी है, क्योंकि नाइट्रोजन किस में मिलता है, कार्बनिक पदार्थ में। और सबसे कम क्या है, सबसे कम क्या है, ये देखो, कार्बनिक पदार्थ। इसीलिए प्रिय विद्यार्थियों, आपको भारतीय भूमि में प्रश्न पूछे तो कौन सा पोषक तत्व सबसे कम होता है, नाइट्रोजन। और आपसे पूछे कि ऐसा सूक्ष्म पोषक तत्व बताओ, तो सूक्ष्म पोषक तत्व होता है जिंक। अब सूक्ष्म क्या होते हैं, आपके वृद्ध क्या होते हैं, वो पोषक तत्व की बात है। यहां पर आप इसको तो रट लो, ये मैंने आपको कंसेप्ट जोड़ के बता दिया कि कार्बनिक पदार्थ की कमी क्यों है। ठीक, अब यहां से जेट 2017 में प्रश्न पूछा था कि कार्बनिक जो भूमियां हैं, क्या प्रश्न पूछा था कि जो कार्बनिक भूमि है या कोई कार्बनिक मृदा है, नोट भूमि, अगर कोई कार्बनिक मृदा है तो उसमें कार्बनिक पदार्थ कितना होगा। अगर ये 20% वाला जो आपका एक बेंचमार्क है कि अगर ये 20% बढ़ते, सॉरी, ये जो 5% कार्बनिक पदार्थ है, ये बढ़ते 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 अगर 20% से अधिक हो गया, 20% से अधिक चाहे कितना भी हो, अगर ये 20% से अधिक हो गया, तो ऐसी भूमि जिसमें कार्बनिक पदार्थ 20% से अधिक पाया जाता है उसे अपने कार्बनिक मृदा कहते हैं। या ऐसी मृदा जिसमें कार्बनिक पदार्थ 20% से अधिक पाया जाता है उसे कार्बनिक मृदा कहते हैं। नोट लगा लो, इंपोर्टेंट लगा लो, जो आप लगाना चाहो वो लगा लो, ये मोस्ट इंपोर्टेंट आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, सामान्यतः हमारी भूमि में कितना है, 5%। ठीक है, इसीलिए हम जिस मृदा का कंपोजिशन पढ़ रहे हैं, ये कौन सी सोइल है, ये मिनरलिक सोइल है। कैसी सोइल है प्रिय विद्यार्थियों, मिनरलिक सोइल है, खनिजीय सोइल है। मिनरलिक सोइल ऐसी सोइल जिसमें कार्बनिक पदार्थ, ऑर्गेनिक मैटर 20% से कम है, वो सोइल क्या कहलाती है, मिनरलिक सोइल। और ऐसी सोइल जिसके अंदर कार्बनिक पदार्थ 20% से अधिक है, ये सिंबल अधिक है, ये कम का है, तो अगर 20% से अधिक है तो वो सोइल क्या कहलाती है, आपकी ऑर्गेनिक सोइल। ओएस लिख रहा हूं मैं यहां पर मैंने पूरा लिखा है। कार्बनिक मृदा के अंदर कितना होता है, 20% से अधिक कार्बनिक पदार्थ होता है। कार्बनिक पदार्थ में के और ये लिख रहा हूं, ठीक है, शॉर्ट के अंदर। तो कार्बनिक मृदा में कार्बनिक पदार्थ 20% से अधिक होता है। अब मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, आपने सुना होगा खेत में गोबरी खाद गिरनी चाहिए, कंपोस्ट गिरनी चाहिए, केंच वाले गिरनी चाहिए, या गिरनी चाहिए, वह गिरनी चाहिए। ठीक है, अब FYM क्यों डाल रहे हैं, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ाने के लिए। अरे अब आप कहा कि FYM में बहुत पोषक तो वह फसल खा तो बड़ो फायदो करे, पोषक तो क्या है। FYM के अंदर मैं आपको कंपोजिशन बता रहा हूं, ये भी जेट में आया हुआ पर्सन है, हर एक पर्सन जो मैं बोल रहा हूं ये कहीं ना कहीं आया हुआ है। FYM के अंदर 0.5% नाइट्रोजन, 0.25% पोटेशियम और 0.5% क्या होती है आपके, सॉरी, पोटेशियम, NPK का रेशियो है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। अब आप एक कुंटल में आधो किलो नाइट्रोजन मिला है, आपका गोबरी खाद में नाइट्रोजन बहुत है, गोबरी खाद पोषक तो बहुत है, तो अब यूरिया के अंदर कितना होता है, 46%, नाइट्रोजन कितना है, 40%। एक कुंटल यूरिया गिरी 46 किलो नाइट्रोजन मिली, एक कुंटल के गिरी गोबरी खाद गिरी कितनी मिली, आधो किलो नाइट्रोजन मिली। तो फायदो किसे में, यूरिया में। लेकिन ये जो कार्बनिक पदार्थ है ना, ये अपघटित होकर किसका निर्माण करता है, ह्यूमस का। यानी ये जो FYM है ना, ये क्या बनाएगी, ह्यूमस बनाएगी। और ह्यूमस क्या करती है, ह्यूमस पोषक तत्व तो कम देती है, लेकिन ये पौधे के अंदर या मृदा के अंदर कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी बढ़ाती है। और कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी बढ़ाने की वजह से क्या होता है, उसके अंदर पोषक तत्वों को रोकने की क्षमता बढ़ती है। अब थे खेत में DAP गिरी, DAP उतना नाइट्रोजन और फास्फोरस मिली, और नाइट्रोजन और फास्फोरस ऐसा नहीं है कि पौधा, आपने आज नाइट्रोजन डाला और पौधा आधे घंटे बाद उसको ले लिया, पौधे को 10 दिन लगेंगे, 15 दिन लगेंगे, पौधा अपनी आवश्यकता के अनुसार लेगा। अब अगर उसके अंदर ह्यूमस नहीं है
तो उसकी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी बहुत ही कम है, और कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी कम होने की वजह से वो उस नाइट्रोजन को खेत में रोक ही नहीं पा रहा है। ह्यूमस क्या करती है, खेत के अंदर पोषक तत्वों को रोकने का काम करती है। हमारे खेत में ये सारे पोषक तत्व हैं, क्योंकि कहां से हैं सारे पोषक तत्व, इन खरीदों से आए हैं, लेकिन रोकने का काम कौन करेगा, ह्यूमस। इसीलिए हमें कार्बनिक पदार्थ जरूरी है, इसलिए नहीं कि वो हमें पोषक तत्व देगा, इसलिए कि ये जो पोषक तत्व खेत में इनको रोकने का काम कौन करेगा, ये कार्बनिक पदार्थ से बना हुआ ह्यूमस करेगा। इसीलिए अब टिब्बो है, मान लो टिब्बे के ऊपर फसल लगा दी है, आप राजस्थान में टिब्बा ही है, अब टिब्बे पर फसल लगा दी है तो यूरिया घेर दिए, एक गट्टो यूरिया घेर के पानी लगा दियो, ठीक है। पानी लगा के यूरिया, एक गट्टो यूरिया के पानी लगायो, और पानी लगाने तक सागे ही बिंग अंदर बकने कह दो पीली पड़ जाएगी, यानी नाइट्रोजन की कमी आपको दिखाई देगी। अरे कमी क्यों आ रही है, अभी भी तो एक गट्टो घेरे घेर के देख लियो, एक गट्टो यूरिया घेरियो, टिका के यूरिया घेरियो, पानी लगाइयो, उसके अंदर क्या होगा, नाइट्रोजन की कमी आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि आपने जो यूरिया डाली है वो यूरिया क्या हो गई, पानी के साथ उसकी लीचिंग हो गई, वो यूरिया या वो नाइट्रोजन खेत में रुकी नहीं। क्यों नहीं रुकी, क्योंकि आपके खेत में ह्यूमस नहीं है, टिब्बा में किसी कार्बनिक पदार्थ है, किसी ह्यूमस है, तो ये ह्यूमस का महत्व है। अब हमारे जो टॉपिक है ना, उस टॉपिक के अंदर हम जो टॉपिक पढ़ेंगे, उस टॉपिक के अंदर क्या है कि कार्बनिक पदार्थ से ह्यूमस कैसे बनता है, ह्यूमस के फायदे क्या हैं, ह्यूमस के नुकसान क्या है, एक बड़ा टॉपिक है, अलग से इसका एक अपने लेक्चर बनाएंगे कार्बनिक पदार्थ के ऊपर, पूरा अपने पढ़ाएंगे। सी रेशो क्या करता है, किस तरह से वो मृदा के ऊपर इम्पैक्ट डालता है, पूरा अलग से पढ़ेंगे। खनिज जो बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं, इसकी मैंने आपको बात अलग से बता दी, आप मुझे कमेंट में जो भी आपको बता देना, और हम आपको खनिज अलग से पढ़ाएंगे, इस सीरीज में खनिज नहीं आएगा। उसके बाद अगला जो हमारे आता है, अगला आता है जल। यहीं पे कर लेते हैं इसको। अगला जो टॉपिक आता है वो कौन सा आता है, मृदा जल। अगर अपने मृदा जल की बात करें, ये जो मृदा जल है, ये मृदा जल कितना होता है, ये मृदा जल हमारे खेत के अंदर होता है प्रिय विद्यार्थियों 25%। कितना होता है, 25%। और अगर मृदा जल क्या काम करता है खेत में, मृदा जल एक तो पौधे को अपनी वृद्धि के लिए, श्वसन के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए, सभी कामों के लिए पानी चाहिए। तो ये पानी वही है जो मिट्टी के अंदर होगा। कोई भी पोषक, जो कोई भी जो पौधा है वो पानी कहां से लेगा, मिट्टी से लेगा। अब दूसरा क्या होता है, हमारे खेत के जितने भी पोषक तत्व हैं जो कहां से आए थे, खनिज से। रोके किसने थे, कार्बनिक पदार्थ ने, ह्यूमस ने। अब अगर वो पोषक तत्व पौधे के अंदर जब जाएंगे तब क्या होगा, आपने खेत के अंदर या मिट्टी में पानी डाला, पानी डालने से जो ये मिट्टी और पानी का जो तरल पदार्थ बनता है, जिसको बोलते हैं मृदा जल, क्या बोलते हैं मृदा जल, वो जल है ये। अब वो जल क्या करेगा, जो पौधे में जाएगा ना, तो मिट्टी के अंदर जो पड़े हुए ये खनिज पदार्थों से आए हुए तत्व है, ये क्या करेंगे, पानी में घुलेंगे और पौधे के अंदर जाएंगे। ये काम कौन करता है, मृदा जल करता है। मृदा जल मैंने आपको पीछे बताया कि ये जो आपका पोर स्पेस जो होता है ना, ये पोर स्पेस, इसको मैं थोड़ा सा एक बार इसको रुको आप, ये पोर स्पेस जो है, पोर स्पेस पूरा ही लिख देता हूं मैं। पोर स्पेस या जो ये रंध्रावकाश है ना, इस रंध्रावकाश में दो चीज आपने पढ़ी, एक तो क्या पढ़ा आपने, जल। अब ये जो जल है या सोइल वाटर है ना, ये पोर स्पेस के अंदर दो प्रकार के रंध्र होते हैं। एक तो होते हैं सूक्ष्म रंध्र, यानी जिसे बोलते हैं माइक्रोपोर। सूक्ष्म रंध्रों में जल होता है, और कितना होता है, 25%। यानी सूक्ष्म रंध्र कितने होते हैं, 25%। जल का काम मैंने आपको बता दिया। दूसरा इसमें क्या होगा, दूसरा इसमें होता है आपका वायु। अब रंध्रों में एक होता है आपका वृहद रंध्र, यानी मैक्रोपोर, और मैक्रोपोर कितने होते हैं, 25%। अब जल का काम मैंने आपको बता दिया, जल क्या काम करता है। और वायु का क्या काम है, वायु का ये काम है कि जो पौधे की जड़ें है ना, वो श्वसन करती है, और श्वसन के लिए उसे ऑक्सीजन चाहिए। पौधे के मृदा में जो सूक्ष्म जीव है वो श्वसन करते हैं, उन्हें भी श्वसन के लिए क्या चाहिए, उन्हें श्वसन के लिए वायु चाहिए। और ये वही वायु है जो पौधे की जड़ों को और सूक्ष्म जीवों को श्वसन उपलब्ध करवाती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि अगर खेत के अंदर लंबे समय तक पानी भरा रहता है, यानी सूक्ष्म पोर और वृहद पोर दोनों पानी से भरे हुए हैं, खेत लबालब पानी से भरा हुआ है, तो कुछ दिनों के बाद फसल क्या हो जाती है,
नष्ट हो जाती है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि उसके अंदर वायु की कमी आ गई, वायु की जगह जल आ गया और वायु की कमी आने से श्वसन की प्रक्रिया क्या हो गई? बंद हो गई। तो हमने क्या पढ़ा है प्रिय विद्यार्थियों? हमने ये चार्ट तो पढ़ा ही है, इस चार्ट के साथ हमने ये भी पढ़ा है कि खनिजों का महत्व क्या है और कार्बनिक पदार्थ का महत्व क्या है, किस प्रकार ये अपने अपने भूमियों के अंदर काम करते हैं। अब मैं आपको एक चार्ट बनवा देता हूं जो आपकी किताब में भी बनाया हुआ है, हम भी बना लेते हैं और ये आपको एग्जाम में बना के आना है क्योंकि यहां से आपको नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है, तो अभी हम बनाते हैं, जो हमने पढ़ा है उसको एक चार्ट के अंदर हम इसको समराइज कर देंगे। देखते हैं कैसे करेंगे भाई। अभी वो चार्ट अपने बनाने वाले हैं। ये हमने 100% लिया, इसका 50-50 कर दिया, 50 का ये लो हमने फिर, अरे रे 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 रे, ये लो भी हमने फिर 25-25 कर दिया। उसके बाद हमने ये कर दिया 5%। अब ये चार्ट बनाकर आपको पेपर में आना पड़ेगा। जो 12वीं क्लास के छात्र हैं, 25 ये 45 का पोर्शन है। 45 में क्या होते हैं? 5 है। 5 में क्या होता है बताओ तो? ठीक है, उसके बाद ये 25% है, ये भी 25% है। ये 45 तो आप सभी को पता है क्या है? खनिज है। ये 45% क्या है? खनिज, मिनरल्स, जहां से तत्व आएंगे। ये क्या है? ऑर्गेनिक मैटर। ये क्या है? जल। जल मान लो चाहे वायु मान लो, दोनों 25-25 है तो वो कोई मैटर ही नहीं है। ये क्या हो गई? वायु। ठीक है, तो ये हमारा पूरा कंपोजिशन हमने एक चार्ट में देख लिया। ठीक है, ये चार्ट 12वीं क्लास के बच्चों के लिए है, उन्हें एग्जाम में बना के आना है और इसी के साथ हमें मृदा अवयव का जो टॉपिक है वो पूरा होता है। तो अगर आप एग्रीकल्चर के, एग्रीकल्चर बायोलॉजी, एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो हम और आप मिलकर इस पे काम करेंगे। हम आपका साथ देंगे, आप हमारा साथ दोगे, कुछ हम आपको सिखाएंगे और बहुत कुछ आपसे सीखेंगे। इस प्रकार इस जर्नी को अपनी शुरुआत करेंगे। जो भी इसके ऐसे विद्यार्थी से लाभान्वित हो सकते हैं उन तक आप ये कंटेंट पहुंचाइए। देखो, ऑफलाइन का अच्छा एक्सपीरियंस है, ऑफलाइन में पढ़ाया हुआ है, ऑनलाइन में अभी ज्यादा एक्सपीरियंस है नहीं, सीधी बात है। ठीक है, झूठ बोलने का कोई मतलब नहीं है, ऑनलाइन का ज्यादा एक्सपीरियंस कोई है नहीं। और ऑनलाइन का जो एक्सपीरियंस है और ऑनलाइन के अंदर जो एक्सपीरियंस नहीं होने की वजह से जो गलतियां हैं, उन गलतियों से आज आप हमें अवगत कराएं। हम अपनी गलतियों को स्वीकार करेंगे, उन पे काम करेंगे, आपके सजेशन जो है उन पे काम करेंगे। कोई भी आपका सजेशन हो, कोई भी आपका सुझाव हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं किस प्रकार हम और सुधार कर सकते हैं। आपके लिए, हमारे लिए किस प्रकार हम मिलकर एक ऐसे सब्जेक्ट को तैयार करेंगे कि हमें जेट में भी काम आए, हमें सीयूटी में काम आए, हम जब तक एग्रीकल्चर पढ़े तब तक वो हमें काम आए। इस प्रकार हम अपने बेसिक क्या कर लें? स्ट्रॉन्ग कर लें। तो इसी उम्मीद के साथ हम क्या करते हैं, इस क्लास को पूरा करते हैं। जय हिंद, जय भारत।